ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1131, रैंक 3, भाग 8। तुम कब तक दिखावा करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं और मैं नहीं देख सकता कि तुम क्या कर रहे हो? जब उथेरिक और निथोर ने इवान की बातें सुनी तो वे चौंक गए और बाधा से मुक्त होने के तरीके पर चर्चा करना बंद कर दिया। उन्होंने इवान को अपने चेहरे पर उलझन के साथ देखा, जैसे कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस बारे में बात कर रहा था। इवान की अभिव्यक्ति तब भी अपरिवर्तित रही जब उसने उनकी उलझन भरी निगाहों को देखा और वह सीधे निथोर को घूरते हुए बोला, मुझे यहाँ एक रून मास्टर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इवान की बातें सुनकर निथोर और उथेरिक कुछ सेकंड के लिए उसे घूरते रहे, फिर उनके चेहरे पर उलझन भरे भाव गायब हो गए। उनकी जगह ठंडी, जानलेवा निगाहें आ गईं। तुम्हें कैसे पता चला? निथोर ने ठंडी आवाज में पूछा। मुझे भी रून्स के साथ कुछ अनुभव है, इसलिए जिस तरह से तुम अपने खुरों को उस अजीब तरीके से हिला रहे थे, उसे देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। इवान ने शांति से उत्तर दिया। उसकी आंखें निथोर के निचले शरीर पर टिकी हुई थीं, जो घोड़े के समान था, और वह कैसे चुपके से अपने खुरों को हिला रहा था, जैसे कि वह जमीन पर कुछ उकेरने की कोशिश कर रहा हो। जब इवान ने यह उल्लेख किया कि उसे रून्स के साथ कुछ अनुभव है, तो निथोर चौंक गया। हालांकि वह इवान की वास्तविक आयु निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन वह उसकी जबरदस्त जीवन शक्ति से बता सकता था कि वह 100 साल से कम उम्र का था। तुम इतनी कम उम्र में ही रैंक 3 पर पहुंचने वाले हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें रून्स के साथ भी अनुभव है। निथोर ने एक चकित भाव से बड़बड़ाया। उसे बहुत झटका लगा। इवान की बात सुनकर उथेरिक भी दंग रह गया। हालांकि वह रून्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने अतीत में निथोर से कुछ चीजें सीखने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। इसलिए उसे समझ में आ गया कि रून्स के साथ कोई भी अनुभव हासिल करना कितना मुश्किल था। इवान ने निथोर और उथेरिक के हैरान हाव भाव देखे, और हालांकि उसके हाव भाव नहीं बदले, लेकिन अंदर से वह अपनी बकवास के नतीजे से बहुत संतुष्ट था। इससे पहले जब उसने निथोर के खुरों को जमीन पर अजीब तरीके से हिलते हुए देखा, तो उसे लगा कि ये हरकतें कुछ हद तक जानी पहचानी हैं। उसे याद आया कि कैसे एजरोथ ने प्राचीन के मकबरे के अंदर प्रकाश के खंभे को खोला था। प्रकाश के खंभे को खोलने और उसे अंदर जाने की अनुमति देने के लिए एजरोथ ने कुछ रून्स बनाए थे, और निथोर के खुरों की हरकतें उनसे मिलती जुलती थीं। बेशक वे बस एक जैसे थे, ये दर्शाता है कि वह कुछ रून्स बनाने की कोशिश कर रहा था, न कि वही रून्स जो एजरोथ ने इस्तेमाल किए थे। एजरोथ ने प्रकाश के स्तंभ को खोलने के लिए जिन रूनों का इस्तेमाल किया, वे प्रिमोडियल रून थे, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली रून हैं, और निथोर जो रून बनाने का प्रयास कर रहा था, उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। हालांकि इन रूनों की तुलना प्रिमोडियल रूनों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इवान उन्हें सफल नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसे किसी तरह उन्हें रोकना था। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य निथोर और उथेरिक को लगभग 3 घंटे तक रोकना था, ताकि वह सफलतापूर्वक रैंक 3 तक पहुंच सके। उनका ध्यान भटकाने के लिए उसने ऐसा अभिनय करने का फैसला किया जैसे कि वह सब कुछ जानता हो जो वे कर रहे थे, जबकि वास्तव में वह केवल इतना जानता था कि वे किसी तरह का रून बनाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इन निम्न स्तरीय रूनों का उपयोग करके मुक्त हो सकते हैं, तो आप दोनों सपना देख रहे हैं, उसने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। भले ही आपने प्रिमोडियल रून का उपयोग किया हो, फिर भी आपको बाधा को तोड़ने में बहुत समय लगेगा। प्राइमोडियल रून्स शब्द सुनते ही निथोर की आंखें कांप उठीं और उसकी सांसें रुक गईं। उसने अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की और कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें प्रिमोडियल रून्स के बारे में जानकारी है? इवान निथोर की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसने कोई भावना नहीं दिखाए और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो कि मुझे प्रिमोडियल रून्स के बारे में जानकारी है? एक सेकंड रुको, मुझे मत बताओ कि तुम रून मास्टर हो, लेकिन तुम्हें एक भी प्रिमोडियल रून नहीं पता। इवान की चौंकी हुई आवाज सुनकर निथोर के पास शब्द नहीं थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। वह चिल्लाना चाहता था कि प्रिमोडियल रून्स कोई सब्जी नहीं है जिसे तुम बाजार में आसानी से खरीद सकते हो, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, इवान फिर से बोल पड़ा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप अवरोध से मुक्त होने के लिए इतने कम स्तर के रून का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप केवल ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं, यही कारण है कि आपने आदिम रून का उपयोग नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जैसे कि उनकी अक्षमता से निराश हो। इवान जिस तरह से उसे देख रहा था, उसे देखकर निथोर का चेहरा बदसूरत हो गया, और अगर उनके बीच अवरोध न होता तो वह उसे पहले ही चीर कर रख देता। एल्ड्रांथिया साम्राज्य में वह सबसे अच्छा रून मास्टर था, इसलिए इस तरह से उसे नीचा देखना उसे बहुत परेशान करता था। उथेरिक ने भी इवान को ठंडी आंखों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, इवान ने कुछ ऐसा कहा जिससे वे दोनों हैरान हो गए। क्या होगा? मैं तुम्हें एक प्राइमोडियल रून दिखाऊंगा और तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे। प्राइमोडियल रून?
इवान की बात सुनकर निथोर का दिल धड़क उठा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव आ गया। NOWELL-BE-IN.C ओम, तुम सिर्फ एक क्लोन हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रिमोडियल रून्स के बारे में कुछ नहीं जानता? अपने बारे में भूल जाओ, अपने असली शरीर के साथ भी। मुझे यकीन है कि तुम प्रिमोडियल रून्स की शक्ति को संभाल नहीं सकते। नयथोर अभी भी बोल ही रहा था कि इवान के क्लोन ने अचानक अपनी शर्ट ऊपर खींची, जिससे उसकी छाती पर उत्कीर्ण विकास का रून दिखाई दिया। इवान की छाती पर रून देखकर नयथोर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और वह सांस लेना भी भूल गया। तुम क्या सोचते हो? अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें इस प्रिमोडियल रून का अध्ययन करने दूंगा। तुम ये भी जानते हो कि इस बाधा से मुक्त होने के लिए संघर्ष करना और प्रयास करना व्यर्थ है। इसे तोड़ने की कोशिश करने के बजाय तुम्हें अपनी ताकत को यथासंभव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इससे पहले कि मैं तीसरे स्थान पर पहुंच जाऊं, क्योंकि एक बार मैं पहुंच जाऊं। उद्धरण चिन्ह। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यदि आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो आपको संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इवान की बात सुनकर निथोर और ओथेरिक को गुस्सा आ गया। वे शुरुआती स्तर के रैंक 4 कोर रिवॉल्वर थे और इवान के शब्दों से ये स्पष्ट था कि वह उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन अपने गुस्से के बावजूद वे जानते थे कि यह जल्दबाजी में काम करने का समय नहीं था। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब देने के बाद मुझे उस प्राइमोडियल रून का अध्ययन करने देंगे? निथोर ने एक पल के बाद पूछा। इवान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बस उस जगह की त्वचा को फाड़ दिया जहां विकास का रून स्थित था और उसे बाधा के सामने फेंक दिया, जिससे वे इसे स्पष्ट रूप से देख सकें। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। इवान की हरकत देखकर निथोर ने अपनी आंख के कोने से ओथेरिक को देखा और कुछ सेकंड के बाद आखिरकार अपना सिर हिलाया। तुम क्या पूछना चाहते हो? ये कौन सी जगह है? इवान ने तुरंत पूछा। ओथेरिक ने सवाल सुनकर भौहें उठाईं और सपाट आवाज में जवाब दिया। यह अज़रागोथ वर्ल्ड है। मुझे मत बताओ कि तुम ये भी नहीं जानते। इवान ने ओथेरिक की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा। मुझे अपना सवाल फिर से कहने दो, क्या ये जगह ओरिजिन यूनिवर्स है? अध्याय 1132 रैंक 3 भाग 9। मुझे अपना प्रश्न फिर से कहने दें, क्या ये स्थान मूल ब्रह्मांड है? इवान के प्रश्न पर ओथेरिक ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपनी आंख के कोने से निथोर को देखा और पाया कि उसका पूरा ध्यान रून ऑफ इवोल्यूशन पर था। कुछ देर सोचने के बाद इवान को जवाब देने के बजाय उसने दूसरा प्रश्न पूछा। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए? इवान ओथेरिक के प्रश्न से आश्चर्यचकित नहीं हुआ और उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। मुझे अपनी दुनिया के एक सुदूर क्षेत्र में एक कालकोठरी पोर्टल मिला और जब मैं कालकोठरी का पता लगाने के लिए अंदर गया तो मुझे यहाँ भेजा गया। कालकोठरी पोर्टल। इवान के उत्तर से ओथेरिक दंग रह गया। यहाँ तक कि निथोर, जो पूरी तरह से रून ऑफ इवोल्यूशन पर केंद्रित था, ने अपना सिर उठाया और एक अजीब भाव से उसकी ओर देखा। क्या इसका मतलब यह है कि वह विश्व मार्ग के लिए यहाँ नहीं आया था, बल्कि वास्तव में गलती से यहाँ भेजा गया था? निथोर और ओथेरिक ने एक साथ सोचा। कुछ दिन पहले जब उन्होंने इवान को खोजा तो उन्होंने मान लिया कि वह विश्व मार्ग को नष्ट करने के लिए उनकी दुनिया में आया है। लेकिन अगर इवान ने जो कहा वह सच था, तो उनका पिछला अनुमान पूरी तरह से गलत था। ये किस तरह का पोर्टल था जिसने आपको यहाँ भेजा? ओथेरिक ने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा। ओथेरिक की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया और सपाट तरीके से जवाब दिया। मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप नहीं। इवान की बात सुनकर ओथेरिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इवान का उसके सवाल का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने आखिरकार बोल दिया। आपके सवाल का जवाब हाँ और नहीं दोनों है। हाँ और नहीं। इवान ने ओथेरिक को देखा और उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। हम वर्तमान में अज़रागोथ दुनिया में हैं। यह एक कृत्रिम रूप से निर्मित दुनिया है जो मूल ब्रह्मांड और अराजक क्षेत्र के बीच स्थित है। हालांकि यह वास्तव में मूल ब्रह्मांड में नहीं है, लेकिन यह इसके बहुत करीब है। इसलिए एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि हम मूल ब्रह्मांड में हैं, लेकिन साथ ही नहीं भी। इवान ने नए शब्दों के उल्लेख पर एक भान उठाए और दिलचस्पी से पूछा। यह अराजक क्षेत्र क्या है? आप ये भी नहीं जानते कि अराजक क्षेत्र क्या है? ओथेरिक ने इवान को ऐसे देखा जैसे वह कोई देहाती हो। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास और कृपालुता का मिश्रण थी। ओथेरिक की अजीब निगाहों के बावजूद इवान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। बिना कुछ कहे उसने विकास के रून को पुनः प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिसका अध्ययन निथोर अभी भी कर रहा था। इवान की हरकत देखकर ओथेरिक की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से बोल पड़ा। अराजक क्षेत्र एक निषिद्ध क्षेत्र है जो अंतहीन अराजक ऊर्जा से भरा है। यह एक ऐसी जगह है जो तब बनी थी जब आदिमानवों के बीच युद्ध के दौरान मूल ब्रह्मांड बिखर गया था। इवान का दिल ओथेरिक के शब्दों से धड़क उठा और उसे तुरंत याद आया कि जब उसने प्राचीन के मकबरे में मूल ब्रह्मांड के बारे में पूछा था, तब एजरोथ ने उससे क्या कहा था।
मूल ब्रह्मांड हमारा घर है, एक ऐसा घर जिसे हमने अपने हाथों से नष्ट कर दिया। एजरोथ के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे और किसी कारण से इवान को अचानक शाप देने की इच्छा हुई। लानत है, विनाश से जुड़ी हर एक बकवास चीज इस पागल आदमी की ओर वापस जाती है, उसने अपने आप से सोचा, अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए। मूल ब्रह्मांड कैसे बिखर गया? उसने शांत होने के बाद पूछा। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? यह आदिमानवों के बीच युद्ध के कारण बिखर गया था। ओथेरिक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मेरा मतलब है, ब्रह्मांड सिर्फ इसलिए नहीं बिखर गया क्योंकि वे लड़ने लगे, है न? विनाश के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना अवश्य हुई होगी। मैं इसी के बारे में पूछ रहा हूँ। ओथेरिक एक पल के लिए चुप रहा, मानो सोच रहा हो कि उसे इवान के सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि इवान ने विकास के रून को वापस लेने के लिए फिर से अपना हाथ बढ़ाया है, तो उसने मन ही मन कोसा और जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि युद्ध के दौरान किसी ने यूनिवर्सल ट्री को नष्ट कर दिया था, जिसके कारण मूल ब्रह्मांड का विनाश हुआ। मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा? इवान ने बिना किसी भाव के ओथेरिक को देखते हुए खुद से कहा। उसे वह याद आ गई जो उसने तब देखी थी जब वह ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में पहली बार विश्व वृक्ष से मिला था, और वह संदेह जो तब से उसे परेशान कर रहा था कि विश्व वृक्ष किसी तरह से उस सार्वभौमिक वृक्ष से जुड़ा हुआ था जिसे एजरोथ ने नष्ट कर दिया था, अब निश्चितता में बदल गया। यदि विश्व वृक्ष सार्वभौमिक वृक्ष से संबंधित है, तो जीवन वृक्ष के बारे में क्या? क्या ये भी किसी तरह से सार्वभौमिक वृक्ष से जुड़ा हुआ है? इवान ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ सोचा। हालांकि क्योंकि उसने कभी भी जीवन वृक्ष को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए वह कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सका, इसलिए उसने अपना ध्यान वापस ओथेरिक पर केंद्रित कर दिया। आपने जिन आदिम प्राणियों के बारे में बात की, वे वास्तव में क्या हैं? इवान का प्रश्न सुनकर ओथेरिक ने अपने कंधे उचका दिए और अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता कि वे कौन या क्या हैं। मैंने केवल इतना सुना है कि वे अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। इवान ओथेरिक के जवाब से हैरान नहीं था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि प्रिमोडियल्स के बारे में जानकारी हासिल करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने सवाल पूछने का तरीका बदल दिया। क्या तुमने कभी एजरोथ नाम सुना है? जैसे ही इवान ने नाम बोला, किसी कारण से उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गहरी दुश्मनी से देख रही हो। लेकिन इससे पहले कि वह इस अनुभूति को पूरी तरह से समझ पाता, उसके शरीर में डूमब्रिंगर का खून तेजी से उबलने लगा और खतरे का एहसास उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह दिखाई दिया था। ओथेरिक ने इवान के हाव भाव में आए बदलाव को नोटिस नहीं किया और सवाल पर भौहें सिकोड़ लीं। एजरोथ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओथेरिक ने अभी अभी कहा था कि उसके हाव भाव अचानक बदल गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आभा तेजी से कम हो गई। बिना किसी चेतावनी के उसे खून की खांसी होने लगी और उसके चेहरे पर गहरा डर दिखाई देने लगा। इवान ने ओथेरिक के दयनीय रूप को देखा और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यहाँ क्या हो रहा है? अध्याय 1133 रैंक 3 भाग 10। यहाँ क्या हो रहा है? इवान को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उसने ओथेरिक को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे शुरुआती स्तर के रैंक 4 कोर रिवॉल्वर से पूर्ण शक्ति वाले हमले से मारा गया हो। ओथेरिक लगातार खून खांस रहा था, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था और उसकी आभा तेजी से गिर गई। ये दर्शाता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। क्या वह सिर्फ इसलिए घायल हो गया क्योंकि उसने उसका नाम बोला था? इवान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा जब उसे याद आया कि जब उसने एजरोथ का नाम लिया था तो उसके अंदर खतरनाक सनसनी फैल गई थी। यूटोपिया में उसने कई लोगों को एजरोथ का नाम लेते हुए सुना था, जैसे कि एल्ड्राकर, जिसने प्राचीन के मकबरे में मिलने पर इसे बोला था, लेकिन उन लोगों को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी। इससे इवान हैरान रह गया कि ओथेरिक के साथ क्या हुआ था और नाम बोलने से पहले उसे इतनी खतरनाक उपस्थिति क्यों महसूस हुई। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं ओरिजिन यूनिवर्स के बहुत करीब हूँ? उसने सोचा। उसे याद आया कि यह एजरोथ ही था जिसने यूनिवर्सल ट्री को नष्ट किया था, जिसके परिणामस्वरूप ओरिजिन यूनिवर्स बिखर गया था। तुमने उसके साथ क्या किया? इवान अभी भी विचारों में खोया हुआ था जब उसने निथोर की ठंडी आवाज़ सुनी जो डर से भरी हुई थी। हालांकि निथोर का ज्यादातर ध्यान रून ऑफ एवोल्यूशन पर था, फिर भी वह बातचीत सुन रहा था और उसने इवान को ऐसा कोई कदम उठाते नहीं देखा जिससे ओथेरिक को अचानक चोट लग सकती थी। इस एहसास ने उसे डरा दिया क्योंकि ओथेरिक की तरह वह भी एक शुरुआती स्तर का रैंक 4 कोर रिवॉल्वर था और यह विचार कि इवान बिना देखे ही उसके जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति को घायल कर सकता है, निथोर को भय से भर देता था। इवान ने निथोर की बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और थोड़ी देर सोचने के बाद वह धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम एजरोथ है, अज़्र। इवान के कथन से निथोर भ्रमित हो गया और अवचेतन रूप से वही नाम दोहराना चाहता था, लेकिन बोलते समय बीच में ही उसकी सहज प्रवृत्ति ने चेतावनी दी और वह अचानक रुक गया। उसी क्षण उसे याद आया कि कैसे ओथेरिक ने अचानक घायल होने से ठीक पहले वही नाम बोला था और निथोर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कौन? ये किसका नाम है? निथोर ने कांपती हुई आवाज में पूछा।
हालांकि उसने नाम पूरी तरह से नहीं बोला था, फिर भी उसे पहले से ही संकट की गहरी भावना महसूस हुई, जैसे कि पूरी दुनिया उसे उस नाम को बोलने की कोशिश करने के लिए दंडित करना चाहती थी। इवान ने निथोर के सवाल को नज़रअंदाज किया और इसके बजाय उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने निथोर को अचानक बीच में रुकते और भयभीत भाव प्रदर्शित करते देखा, तो उसे यकीन हो गया कि निथोर ने भी एजरोथ का नाम बोलने की कोशिश करते समय खतरे को महसूस किया था। ये किस तरह की बकवास है? मैंने पहले जो खतरा महसूस किया था, उससे मैं बता सकता था कि जिसने भी मुझ पर हमला करने की कोशिश की, वह अंतहीन नफरत से भरा हुआ था। हालांकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, मुझे लगता है कि यह मूल ब्रह्मांड से संबंधित कुछ है, और जैसे ही मैं वहां जाऊंगा मुझे अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इवान ने अपने चेहरे पर एक काली नज़र के साथ सोचा, क्योंकि उसने चुपचाप एजरोथ को उसके जीवन को इतना कठिन बनाने के लिए कोसा। उसने शांत होने के लिए कई गहरी सांसें लीं और अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, मेरी जल्द ही मूल ब्रह्मांड में जाने की कोई योजना नहीं है। अभी के लिए मैं बस सम्राट वेलगोथ को मारना चाहता हूं और जितनी जल्दी हो सके यूटोपिया वापस जाना चाहता हूं। इवान ने उथेरिक की ओर देखा, जो अभी भी खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, और एक पल के लिए उसे संतुष्टि की एक विकृत भावना महसूस हुई। उथेरिक के गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह इवान के रैंक 3 पर आगे बढ़ने से पहले बाधा को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये स्थिति इवान के पक्ष में पूरी तरह से खेली। उसके पास अभी भी कई सवाल थे जो वह पूछना चाहता था, लेकिन निथोर के हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह आगे कुछ भी जवाब नहीं देगा। ये डर कि वह उथेरिक की तरह ही जाल में फंस सकता है और केवल सवालों के जवाब देने से गंभीर रूप से घायल हो सकता है, उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कितनी अफसोस की बात है, मैं उनसे उस खोई हुई दुनिया के बारे में पूछना चाहता था जिसका जिक्र ज़ेल टोर ने पहली बार मुझे देखने पर किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक इंतजार करना होगा। इवान ने मन ही मन सोचा और फैसला किया कि वह इस मामले के बारे में बाद में मोर ज़ारक से पूछेगा। हालांकि मोर ज़ारक अपनी निचली स्थिति के कारण निथोर और उथेरिक जितना नहीं जानता होगा, फिर भी वह कुछ बुनियादी जानकारी दे सकता है। हालांकि उनके कुछ भी बताए बिना भी मैं पहले से ही अनुमान लगा सकता हूं कि खोई हुई दुनिया किससे संबंधित है। इवान ने मन ही मन सोचा और गहरी सांस ली। अपनी चोट के कारण उथेरिक ने एक उपचार की गोली ली और उसे परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया, बिना एक शब्द बोले अपने घावों को जितना संभव हो सके ठीक करने की कोशिश की। निथोर भी चुप रहा, उसकी निगाहें इवान पर टिकी हुई थीं। उसे डर था कि वह उथेरिक की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर हमला कर सकता है। अगर उथेरिक की यहाँ मृत्यु हो जाती तो निथोर के बचने की संभावनाएं काफी कम हो जाती। तनाव के कारण अगले 1 घंटे तक कोई नहीं बोला। इवान अपने शैडो अनडेड की स्थिति पर नजर रखता रहा, जो आखिरकार संघर्ष करने लगे। पिछले कुछ घंटों में उसके शैडो अनडेड और कंकालों को काफी नुकसान हुआ था, और लाइफ चेन क्षमता के साथ भी तनाव दिखने लगा था। जैसे ही क्षति सभी के बीच समान रूप से विभाजित हुई, उच्च श्रेणी के छाया मरे और कंकालों की तुलना में उनकी सहनशक्ति की कमी के कारण निचले स्तर के कंकाल टूटने लगे। लेकिन इवान ने खुद को स्थिति से बहुत अधिक चिंतित नहीं किया। भले ही उसके छाया मरे और कंकाल अब पहले की तरह आसानी से एल्ड्रिच प्राणियों को मारने में सक्षम नहीं थे, लेकिन चोटों के प्रति उनकी उपेक्षा ने उनके लिए एल्ड्रिच प्राणियों को उसके लिए समस्याएं पैदा करने से रोकना संभव बना दिया। जैसे ही उसने चल रही लड़ाई पर नजर रखी, इवान के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। मैं कोशिश कर सकता हूं। उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया और जल्दी से छाया मरे की एक टीम को एक संदेश भेजा। संदेश भेजने के बाद वह चुपचाप इंतजार करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद निथोर ने देखा कि एक पीक रैंक 2 एल्ड्रिच प्राणी उनकी ओर भाग रहा है। लॉर्ड उथेरिक, लॉर्ड निथोर। 2 रैंक 4 कोर इवॉल्वर्स को देखकर प्राणी की आंखें चमक उठीं और वह तत्परता से उनकी ओर बढ़ा। जैसे ही निथोर ने एल्ड्रिच प्राणी को उनकी ओर भागते हुए देखा, उसके दिल में बेचैनी की गहरी भावना घर कर गई। वह इवान की ओर देखने के लिए मुड़ा, और जब उसने देखा कि इवान के चेहरे पर उम्मीद की झलक है, क्योंकि वह निकट आ रहे प्राणी को देख रहा था, तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अध्याय 1134 रैंक 3 भाग 11। जब निथोर ने इवान के चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखी तो वह तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और जोर से चिल्लाया। रैंक 2 एल्ड्रिच प्राणी को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था जो उनकी ओर भाग रहा था। हालांकि जैसे ही उसने चिल्लाया, उसे एहसास हुआ कि किसी कारण से उसकी आवाज़ पहले की तरह बाधा से आगे नहीं जा सकती थी और बाहर कोई भी उसे सुन नहीं सकता था। जब निथोर को यह एहसास हुआ तो उसका चेहरा बदल गया और उसने इवान की ओर देखा, केवल उसे एक हल्की चमकती हुई फॉर्मेशन प्लेट पकड़े हुए देखा। बस वहीं खड़े रहो और तमाशा देखो, इवान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, और वह खड़ा हो गया। उसने देखा कि एल्ड्रिच प्राणी बैरियर की ओर भागा और उससे लगभग 100 मीटर दूर रुक गया। एल्ड्रिच प्राणी ने बैरियर को एक पल के लिए घूरा और फिर अपना ध्यान इवान की ओर लगाया, जिसके हाथों में फॉर्मेशन प्लेट थी।
घोर वात एक पीक रैंक 2 एल्ड्रिच प्राणी था और क्योंकि इवान सिर्फ एक क्लोन था इसलिए उसकी आभा एल्ड्रिच प्राणी से कहीं कमजोर थी। हालांकि एल्ड्रिच प्राणी को लगा कि इवान साधारण नहीं था और उसने एक स्पष्ट धमकी भरी आभा दी, फिर भी उसे भरोसा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह बच सकता है। अगर तुम मुझे वह फॉर्मेशन प्लेट दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, घोर वात ने ठंडी आवाज में कहा और चुपके से इवान को उड़ा देने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली हमले की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वह जानता था कि इवान के लिए फॉर्मेशन प्लेट को इतनी आसानी से छोड़ना असंभव था। ठीक है। हालांकि जब उसने इवान का अगला शब्द सुना और उसे फॉर्मेशन प्लेट देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते देखा तो वह दंग रह गया। इवान की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी और एक पल के लिए घोर वात उस हमले के बारे में भी भूल गया जिसकी वह तैयारी कर रहा था, जो फिर खत्म हो गया। उसके हमले के फीके पड़ने के बाद ही घोर वात वास्तविकता में वापस आया और संदिग्ध स्वर में पूछा, तुमने अभी क्या कहा? इवान ने घोर वात का सवाल सुनकर शांत रहा और एक सपाट आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें ये फॉर्मेशन प्लेट दे सकता हूं, लेकिन उसने कहा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ये दूं, तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हालांकि निथोर की आवाज अवरोध से बच नहीं पाए, फिर भी वह इवान और घोर वात के बीच की बातचीत सुन सकता था, और जब उसने सुना कि इवान कोई सवाल पूछना चाहता है तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। घोर वात को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए जब उसने इवान के शब्द सुने तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि उसे लगा कि चीजें उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी वे लग रही थीं, फिर भी उसने अभी के लिए सहयोग करने का फैसला किया और अपना सिर हिलाया। आप क्या पूछना चाहते हैं? इवान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी जब उसने देखा कि घोर वात उसके सुझाव से सहमत है, और उसने तुरंत पूछा, क्या आप पौराणिक अजरोथ को जानते हैं? पौराणिक अजरोथ? इवान की बात सुनकर घोर वात ने एक भान उठाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक भयानक भावना ने उसे घेर लिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उथेरिक की तरह ही उसकी आभा में भी तेजी से गिरावट आई और वह अनियंत्रित रूप से खून की खांसी करने लगा। इवान ने जब यह दृश्य देखा तो वह जोर से हंस पड़ा और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। आखिरकार उस कमीने का नाम कुछ काम का है, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। जब उसने घोर वात को जमीन पर संघर्ष करते देखा, उसकी आंखों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उस पर जो हमला हुआ वह पीक रैंक 2 कोर इवॉल्वर के फुल पावर स्ट्राइक के बराबर था। ऐसा लगता है कि उस ईशनिंदक का नाम जपने के बाद आपको जो हमला मिलता है वह आपकी रैंक के बराबर है, इवान ने सोच समझकर कहा, यह महसूस करते हुए कि जो भी इकाई एजरोथ का नाम लेने के लिए लोगों पर हमला करती है वह केवल उन्हें चेतावनी देना चाहती थी। अगर वह एजरोथ का नाम लेने वालों को मारना चाहता तो वह उतनी ही तीव्रता का हमला कर सकता था जितना कि उथेरिक पर हुआ था, और घोर वात मर जाता। लेकिन घोर वात को अभी अभी एक ऐसा हमला मिला है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, मानो उसे चेतावनी दी गई हो कि वह फिर से उस नाम का उच्चारण न करे। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए कुछ एल्ड्रिच प्राणियों को मारने के लिए इस विधि का उपयोग कर सकता हूँ, इवान ने बड़बड़ाया और अपनी छाया भंडारण से एक तलवार निकाली। वह एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत घोर वात के सामने आ गया, जो अभी भी जमीन पर था। इससे पहले कि घोर वात प्रतिक्रिया कर पाता, एक तेज रोशनी दिखाई दी और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। निथोर ने जो कुछ भी हुआ उसे देखा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये किस तरह का वर्जित नाम है? उसने अपने चेहरे पर पीली नज़र के साथ सोचा। घोर वात को मारने के बाद इवान ने तेजी से उसके शरीर को अपने छाया भंडारण में संग्रहित किया और अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करके अपने छाया मरे हुए लोगों को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें हर 5 मिनट में एक उच्च स्तरीय एल्ड्रिच प्राणी को शून्य क्षेत्र के गहरे क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया। NO12BJAN.com। संदेश देने के बाद इवान के क्लोन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और कुछ ही देर में उसने एक मध्यम स्तर के रैंक 2 एल्ड्रिच प्राणी को अपनी ओर आते देखा। इवान ने निथोर की ओर एक नज़र डाली, जिसने निराशा के साथ दृश्य को देखा, और घोर वात की तरह ही इवान ने एल्ड्रिच प्राणी को एजरोथ का नाम बोलने के लिए धोखा दिया और उसे आसानी से मार डाला। अगले 2 घंटों तक इवान के क्लोन ने एजरोथ के नाम का फायदा उठाकर उसके पास आने वाले किसी भी एल्ड्रिच प्राणी को मारना जारी रखा। बस कुछ और मिनट और यह खत्म हो जाएगा। क्लोन ने चुपचाप बड़बड़ाते हुए दूसरे रैंक 2 एल्ड्रिच प्राणी के शरीर को अपने छाया भंडारण में संग्रहित किया। उसकी नज़र शून्य क्षेत्र के गहरे हिस्से की ओर मुड़ गई। उसे राहत महसूस होने लगी, ये जानकर कि इवान रैंक 3 तक पहुंचने के करीब था। लेकिन फिर गड़गड़ाहट, पूरा शून्य क्षेत्र अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो दुनिया ही उसके खिलाफ विद्रोह कर रही हो। इवान ने जब ये देखा तो उसकी भौहें तन गईं और हिलते हुए शून्य को देखते ही उसका दिल बैठ गया। नयथोर और उथेरिक से भी अधिक शक्तिशाली कोई व्यक्ति बाहर से शून्य क्षेत्र पर हमला कर रहा है। उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया, जबकि उसका दिमाग अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा था।
2 सेकंड से भी कम समय में उसके दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ गए और बिना किसी हिचकिचाहट के वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। एक युद्ध के मैदान के बीच में फिर से प्रकट हुआ जहां उसकी छाया मरे हुए और एल्ड्रिच जीव युद्ध में उलझे हुए थे। पहुंचने पर इवान ने एल्ड्रिच प्राणियों से मुकाबला नहीं किया। इसके बजाय वह युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़ा और मारे गए एल्ड्रिच प्राणियों के शवों को अपने छाया भंडारण के अंदर संग्रहित किया। एक बार शून्य क्षेत्र नष्ट हो जाने के बाद वह क्षेत्र जिसे उसने शून्य में खींच लिया था वह अज़रागोथ दुनिया में वापस आ जाएगा, जहां एल्ड्रिच प्राणियों के शव ग्रह द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। इवान जानता था कि अगर वह अपने द्वारा प्राप्त 3 कार्यों को पूरा करना चाहता है तो उसे लाखों एल्ड्रिच प्राणियों और भयानक एल्ड्रिच हॉरर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इन शवों को जाने दे जो भविष्य में उसके सैनिक बनेंगे। अध्याय 1135 रैंक 3 भाग 12। जबकि पूरा शून्य क्षेत्र हिल रहा था मानो पूरी दुनिया उसके खिलाफ दंगा कर रही हो, और इवान का छाया क्लोन एल्ड्रिच प्राणियों के सभी मृत शरीरों को इकट्ठा कर रहा था ताकि उन्हें अपने भविष्य के छाया मरे में बदल सके। इवान अपनी आंखें बंद करके गुफा में बैठा था। एक घनी काली आभा जो मौत की एक मजबूत सांस छोड़ रही थी ने उसे घेर लिया और उसके आसपास की हर चीज मुरझा गई थी। चट्टानों में दरारें भर गई थी मानो वे हल्के से स्पर्श से धूल में बदल जाएंगी, और गुफा की दीवारें धीरे धीरे बिखर रही थी मानो वे अपनी सीमा तक पहुंच गई हों। इवान के सिर के ऊपर दुनिया की भ्रामक छाया जमने लगी और दुनिया के अंदर गहरे बैंगनी रंग की शून्य ऊर्जा के अलावा काली ऊर्जा की एक छोटी सी चिंगारी जो मौत की एक मजबूत आभा छोड़ती थी देखी जा सकती थी। मायावी दुनिया का क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था और अगर कोई इसमें प्रवेश करता तो वह देखता कि यह पहले ही 900 किलोमीटर से ज्यादा व्यास में फैल चुका था, 1000 किलोमीटर के निशान तक पहुंचने से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। लेकिन 900 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद दुनिया का विस्तार रुक गया क्योंकि सोलरियन सिनफ्रूट की शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हालांकि शून्य क्षेत्र हिंसक रूप से हिल रहा था जैसे कि यह किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा। इवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और अपनी आंखें बंद रखीं। शून्य क्षेत्र को बरकरार रखने के लिए उसके भीतर शून्य की वैचारिक ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी और बहुत जल्द ही उसकी शून्य ऊर्जा समाप्त हो गई। जब इवान के पास अपनी शून्य ऊर्जा का सिर्फ 10% बचा था तो उसके चारों ओर मौत की काली आभा बेतहाशा घूमी और उसके शरीर के अंदर डूब गई। जैसे ही मौत की आभा उसके शरीर के अंदर डूबी, ओथेरिक द्वारा शुरू किए गए मृत्यु अभिशाप के कारण उसके शरीर पर दिखाई देने वाली काली रेखाएं गायब होने लगीं। उसी समय उसके सिर के ऊपर की मायावी दुनिया तेजी से जम गई और मायावी दुनिया से एक क्षेत्र जैसा क्षेत्र उभरा। मायावी दुनिया के साथ विलय के बाद इवान के क्षेत्र की शक्ति पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई और जैसे जैसे उसके ऊपर की मायावी दुनिया जमती गई उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। गहरे बैंगनी शून्य क्षेत्र के अंदर समय समय पर एक गहरे नारंगी रंग की लौट सोलारियन सिनफ्रूट को भस्म करके उसके क्षेत्र में एकीकृत ब्रह्मांडीय सौर लौट फूटती रही, जिससे शून्य क्षेत्र और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। क्रैक क्रैक, अचानक काले काले आसमान में कुछ दरारें दिखाई दी जैसे कि आसमान टूटने वाला था और शून्य क्षेत्र ढहने की कगार पर था। लेकिन जब शून्य क्षेत्र ढहने की कगार पर था तब भी इवान ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और उसके शरीर के अंदर का आदिम सम्राट कोर एक छोटे ब्रह्मांड की तरह चमक रहा था। क्योंकि पहले उसके कोर को ढकने वाला छोटा शून्य वलय उसके कोर के साथ विलीन हो गया था, उसके कोर में अब कई छोटे टिमटिमाते हुए तारे जैसे प्रकाश थे और उसके भीतर सितारों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। प्रत्येक तारे के प्रकट होने के साथ इवान की आभा अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी और उसकी उपस्थिति मात्र से उसके चारों ओर का स्थान हिल रहा था। क्रैक क्रैक क्रैक, जैसे ही इवान अपनी सफलता पूरी करने वाला था, ऊपरी शून्य क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ढह गया जिससे अज़रागोथ दुनिया का लाल नारंगी आकाश दिखाई देने लगा। मोर, जारक, निथोर और शून्य क्षेत्र के अन्य लोग चौंक गए जब क्षेत्र का ऊपरी क्षेत्र ढह गया और उन्होंने ऊपर देखने के लिए अपना सिर उठाया। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा वे सभी स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही निथोर और अन्य एल्ड्रिच प्राणियों के चेहरों पर एक उत्साहपूर्ण भाव दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने एक राजसी आकृति का विशाल प्रेत देखा। एल्ड्रिच प्राणी के प्रेत का आकार बहुत बड़ा और मानव जैसा था, जिसके 2 लंबे कान हाथी के कान जैसे थे और एक भयानक आभा थी जो निथोर और ओथेरिक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। महाराज, निथोर ने कहा, उसकी आवाज खुशी से भर गई और उसने राहत की सांस ली। उसने खाली जगह में गहराई से देखा और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। अब जब महामहिम यहाँ है तो वह आक्रमणकारी लगभग मर चुका है, उसने ठंडे स्वर में कहा, उस विशाल प्रेत को देखते हुए जो आकाश से नीचे देख रहा था। सम्राट वेलगोथ के प्रेत ने निथोर और ओथेरिक को देखा जो अवरोध के अंदर फंसे हुए थे और साथ ही एल्ड्रिच प्राणी जो मरे हुए लोगों की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। ये देखकर कि जीवित बचे एल्ड्रिच जीवों की संख्या 4 लाख से भी कम थी, सम्राट वेलगोथ भी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए और उनकी नज़र इवान पर पड़ी जो गुफा में बैठा था और अभी भी अपनी सफलता के बीच में था। क्या मजबूत आभा है!
सम्राट वेलगोथ ने इवान की शक्ति को महसूस करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनकी निगाहों में एक ठंडी नज़र चमक उठी। हालांकि इवान अभी भी अपनी सफलता के बीच में था और उसने अभी तक इसे पूरा नहीं किया था, सम्राट वेलगोथ अभी भी उससे निकलने वाली एक भयानक आभा को महसूस कर सकता था। उसे यही मरना होगा, अन्यथा भविष्य में चीजें जटिल हो जाएंगी। सम्राट वेलगोथ ने धीमी आवाज में और ठंडे भाव के साथ कहा। उसने इवान को मारने और भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के इरादे से अपने हाथ से दबाया। सम्राट वेलगोथ का प्रेत हजारों मीटर लंबा था, इसलिए जब उसने अपनी हथेली से दबाया तो ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान ढह रहा हो और एक भारी आभा ने पूरे शून्य क्षेत्र को ढक लिया। इवान, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था, उसने महसूस किया कि उस पर पहाड़ जैसा दबाव आ रहा है और संकट की गहरी भावना ने उसे घेर लिया। हालांकि खतरे की भारी भावना के बावजूद उसने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि वह अपनी मायावी दुनिया को ठोस बनाने के एक महत्वपूर्ण क्षण पर था। धमाका! जैसे ही विशाल ताड़ का पेड़ उससे केवल 100 मीटर की दूरी पर था, एक धमाकेदार आवाज गूंजी। इवान जिस गुफा में था उसकी छत ढह गई और सुनहरे प्रकाश की एक किरण बिना रुके गति के साथ आकाश की ओर बढ़ी। विनाश की एक भयावह आभा सभी दिशाओं में फैल गई और पूरा शून्य क्षेत्र तुरंत नष्ट हो गया, जिससे अंतरिक्ष वापस अजरागोत दुनिया में लौट आया। NOWELL-BEACON सम्राट वेलगोथ के प्रेत पर अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई जब उसने सुनहरे प्रकाश से निकलने वाली विनाशकारी आभा को महसूस किया और उसने अपनी हथेली को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, फाड़! सुनहरी रोशनी विशाल हथेली को चीरती हुई एक तीखी चीरने वाली आवाज गूंजी और अगले ही सेकंड में धमाका! विनाशकारी ऊर्जा की एक धार बाहर की ओर बह निकली, जिसने सम्राट वेलगोथ के प्रेत को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। अध्याय 1136 रैंक 3 भाग 13 सम्राट वेलगोथ के हजारों मीटर लंबे प्रेत को सुनहरी रोशनी की किरण ने पीछे धकेल दिया और उसकी हथेली लाखों प्रकाश कणों में फट गई, जो आसमान से शूटिंग सितारों की तरह बरसने लगे। हवा में इवान के छाया क्लोन ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ विनाश के हलबट को पकड़े हुए गिरते प्रकाश कणों को देखा। इससे पहले सम्राट वेलगोथ ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी कौशल का उपयोग नहीं किया था और अपनी हथेली से लापरवाही से हमला किया था, लेकिन तब भी जब वह विनाश के हलबट का उपयोग करके उससे टकराया तो उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर बिखरने वाला है। अगर हलबट की विनाशकारी शक्ति नहीं होती तो क्लोन खूनी धुंध में उड़ जाता। वह सिर्फ एक प्रेत है, असली चीज भी नहीं, फिर भी उसकी शक्ति लगभग एक मध्यम या पीक रैंक 4 कोर रिवॉल्वर के बराबर है। इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने प्रेत को देखा, जो पहले से ही स्थिर हो चुका था और उसे घूर रहा था, या बल्कि संकुचित आंखों से उसके हाथों में हेलबट को देख रहा था। विनाश की इतनी प्रबल आभा! सम्राट वेलगोथ के प्रेत ने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन बन गई, जैसे कि वह विचारों में खो गया हो। क्या ये हो सकता है? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वूश! अचानक अजरागोथ दुनिया का विश्वसार प्रेत की ओर बढ़ा और उसकी हथेली, जो विनाश के हेलबट द्वारा उड़ा दी गई थी, एक आश्चर्यजनक गति से पुनर्जीवित होने लगी, जैसे कि दुनिया खुद उसकी मदद कर रही हो। ये देखकर इवान की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। ये कमीना, क्या वह आने से पहले कुछ और मिनट इंतजार नहीं कर सकता था? उसने मन ही मन कोसा और उसके हाथ में हेलबट पागलों की तरह चमकने लगा, मानो वह सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार हो। तुम्हें वह हथियार कहाँ से मिला? आश्चर्यजनक रूप से सम्राट वेलगोथ ने अपनी हथेली को पुनर्जीवित करने के बाद हमला नहीं किया, बल्कि एक सवाल पूछा। इवान ने इस अप्रत्याशित विराम पर एक भान उठाए, लेकिन उसने देरी का स्वागत किया। उसने राहत की सांस ली और शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने इसे अपनी दुनिया में एक कालकोठरी को साफ करने के बाद एक इनाम के रूप में प्राप्त किया। एक कालकोठरी को साफ करने का इनाम? सम्राट वेलगोथ की अभिव्यक्ति काली पड़ गई और उसके प्रेत से एक जानलेवा आभा रिसने लगी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। इवान का दिल धड़क उठा जब उसने सम्राट से तीव्र हत्या का इरादा महसूस किया। उसे समय के लिए रुकना पड़ा और वेलगोथ के हाव भाव से उसे पता था कि अगर उसका जवाब आश्वस्त करने वाला नहीं था तो सम्राट उस पर तुरंत हमला कर देगा। अरे, मैं प्राचीन की काब्र का जिक्र नहीं करना चाहता। एजरोथ के अनुसार वहां सील की गई चीज एल्ड्रिच ऊर्जा का असली स्रोत है और मुझे नहीं पता कि ये एल्ड्रिच जीव इसके बारे में जानते हैं या नहीं। उसने अपने आप में सोचा और विचार के एक संक्षिप्त क्षण के बाद वह धीमी आवाज में बोला, मुझे ये हथियार एक गुप्त क्षेत्र में मिला है। इवान के शब्दों को सुनकर सम्राट वेलगोथ की आंखों में दिलचस्पी की एक झलक दिखाई दी और उसने तुरंत पूछा, ये किस तरह का गुप्त क्षेत्र था? ये बस एक सामान्य गुप्त क्षेत्र था जहां केवल रैंक 3 से नीचे के लोग ही प्रवेश कर सकते थे, इवान ने उत्तर दिया, और सम्राट वेलगोथ के कुछ और पूछने से पहले उसने जल्दी से आगे बोलना जारी रखा। क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? निथोर, जो अभी भी बैरियर के भीतर फंसा हुआ था, इवान की बात सुनकर अपने दिल की धड़कन को रोक पाया।
वह सम्राट वेलगोथ को चेतावनी देना चाहता था कि यह एक जाल है, लेकिन उसकी आवाज़ बैरियर को पार नहीं कर सकी। सम्राट वेलगोथ इवान के सवाल पर नाराज नहीं दिखे। इसके बजाय उन्होंने शांति से सिर हिलाया। आप क्या पूछना चाहते हैं? समझ गए। इवान के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी और उसने गंभीर आवाज में पूछा, क्या आपने कभी लीजेंडरी एजरोथ का नाम सुना है? सम्राट वेलगोथ उत्सुक थे कि इवान उनसे क्या पूछना चाहता है, लेकिन जब उन्होंने एजरोथ का नाम सुना तो उनकी आंखें सुइयों के आकार की हो गईं और उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आप उस नाम को कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने डर से भरी आवाज में कहा, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। तुम्हारे लिए ये सब खत्म हो चुका है। तुम सिर्फ एक क्लोन हो। तुम्हारे लिए उस निषिद्ध नाम को बोलने के प्रतिशोध से बच पाना असंभव है। इवान सम्राट वेलगोथ के शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया और उसे कुछ एहसास हुआ। वह एजरोथ के बारे में जानता था। यह विचार उसे हथौड़े की तरह लगा और उसने और पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, तुम अभी भी कैसे ठीक हो? वेलगोथ ने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा, जैसे कि उसने अभी अभी असंभव को देखा हो। इवान का मुंह फड़क उठा जब उसने देखा कि सम्राट उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कि वह कोई भूत हो। उसने वे सवाल निगल लिए जो वह पूछना चाहता था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह वेलगोथ को यह नहीं बता सकता कि उसके डूमब्रिंगर वंश के भीतर कुछ उसे नुकसान से बचा रहा है। इवान के चुप रहने पर वेलगोथ की अभिव्यक्ति काली पड़ गई और एक पल के लिए वह हमला करने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन फिर उसका पूरा शरीर अकड़ गया जैसे कि उसे कुछ मिल गया हो। विनाशकारी ऊर्जा से भरा एक हथियार, उसके शरीर से चिपकी एक राक्षसी आभा और वे तीखे कान। वेलगोथ के विचार तेजी से आगे बढ़े, उसका चेहरा सख्त हो गया जैसे कि उसने कुछ भयानक पहचान लिया हो। इवान ने बदलाव को देखा, जिस तरह से वेलगोथ की नज़र बदल गई, भ्रम से लेकर सतर्कता तक, मानो वह उससे डर रहा हो। क्या हो रहा है? इवान ने जब वेलगोथ के हाव भाव में बदलाव देखा तो वह भौंचक्का रह गया और किसी कारण से उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। अचानक सम्राट वेलगोथ का प्रेत आगे बढ़ा, लेकिन उस पर हमला करने के बजाय वह निथोर और ओथेरिक को फंसाने वाले झिलमिलाते अवरोध की ओर मुड़ गया। कम ऊर्जा के कारण अवरोध पहले से ही बहुत कमजोर था और सिर्फ एक वार से सम्राट वेलगोथ ने इसे आसानी से तोड़ दिया। धन्यवाद। आपकी मां। निथोर और ओथेरिक को अपना आभार व्यक्त करने का समय ही नहीं मिला था कि वेलगोथ के विशाल हाथ ने उन्हें चारों ओर लपेट लिया और उन्हें उठा लिया। ओथेरिक और निथोर को पकड़ने के बाद सम्राट वेलगोथ ने एक पल के लिए इवान की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से उड़ गया। घटनाओं के अचानक मोड़ के कारण इवान भ्रमित था और उसने देखा कि सम्राट वेलगोथ की आकृति दूर गायब हो गई। पूरे 1 मिनट की चुप्पी के बाद वह आखिरकार अपने होश में आया और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया, आखिर क्या हो रहा है? अध्याय 1137 रैंक 3 भाग 14 अंतिम। क्या बकवास हुआ? इवान हैरान होकर बीच हवा में खड़ा था और उसने सम्राट वेलगोथ के भूत को क्षितिज पर गायब होते देखा। उसे सम्राट वेलगोथ के हाव भाव याद आ गए जब उसने एजरोथ का नाम लिया था और किसी कारण से उसके दिल में थोड़ी बेचैनी सी छा गई। यह आदमी निश्चित रूप से एजरोथ के बारे में जानता है और अंत में जिस तरह से उसने अभिनय किया उससे ऐसा लगता है कि उसने मेरी शक्ल पहचान ली। उद्धरण चिन्ह। इवान ने भौहें मलते हुए कहा, जिस तरह से उसने अभिनय किया और बिना कुछ किए चला गया, उससे मैं नहीं बता सकता कि यह अच्छी बात है या नहीं, उसने सोचा जब उसकी नज़र सम्राट वेलगोथ द्वारा छोड़े गए बचे हुए एल्ड्रिच जीवों पर पड़ी। उन्हें मार डालो, उसने अपनी छाया मरे और कंकालों को आदेश दिया जब वह गुफा की टूटी हुई छत के ऊपर उतरा जहां इवान का असली शरीर था। उसका आदेश पाकर छाया मरे हुए प्राणी, जिन्होंने सम्राट वेलगोथ के प्रकट होने के कारण लड़ाई बंद कर दी थी, ने अपना हमला फिर से शुरू कर दिया। हालांकि जब से सम्राट वेलगोथ ने निथोर और ओथेरिक को ले लिया था, तब से सभी एल्ड्रिच प्राणियों ने लड़ने की इच्छा खो दी थी। अब जब उन्हें फंसाने वाला शून्य क्षेत्र नष्ट हो गया था, तो वे सभी दिशाओं में भागने लगे। छाया मरे और कंकालों ने लगातार एल्ड्रिच प्राणियों पर हमला किया, लेकिन संख्या में भारी अंतर के कारण कई एल्ड्रिच प्राणी भागने में सफल रहे। इवान के छाया क्लोन ने भागते हुए एल्ड्रिच प्राणियों की परवाह नहीं की, क्योंकि अधिकांश उच्च स्तरीय प्राणियों को पहले ही उसके और उसके मरे हुए प्राणियों द्वारा मार दिया गया था। जो प्राणी बच गए वे ज्यादातर रैंक 1 या उससे कम थे और उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अब जब शून्य क्षेत्र नष्ट हो गया था, भले ही वह उन्हें मार डाले, वे दुनिया द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, जिससे वह उन्हें छाया मरे में बदलने से रोक देगा, इसलिए उनका पीछा करने का कोई लाभ नहीं था। जैसे ही उसके छाया मरे और कंकाल युद्ध के मैदान को साफ करते हैं, धमाका, एक बहरा विस्फोट सैकड़ों किलोमीटर तक गूंजता है और एक शक्तिशाली आभा जो अंतरिक्ष को विकृत करती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। इवान का छाया क्लोन, जो नष्ट गुफा के ऊपर खड़ा था, भयानक आभा के दबाव में तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। पूरी तरह से विघटित होने से पहले कोई भी उसे अपनी आंखें घुमाते हुए देख सकता था, जैसे कि वह जिस तरह से नष्ट हो गया था उससे अवाक था।
गुफा के अंदर इवान, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था, ने उन्हें खोला और उसके शरीर से निकलने वाली आभा और भी भयानक हो गई। उसके सिर के ऊपर भ्रम की दुनिया का प्रेत पूरी तरह से जम गया था, जिससे एक गहरे बैंगनी रंग की दुनिया दिखाई दे रही थी, जिसके भीतर काले रंग के संकेत थे। अचानक मायावी दुनिया की छवि कांप उठी और उसके शरीर में समा गई। जैसे ही मायावी दुनिया उसके भीतर विलीन हुई, उसकी आभा पूरी तरह से स्थिर हो गई और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। आखिरकार रैंक 3, उसने खुद से कहा, और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने कई सूचनाएं चमक उठीं। तारांकन तारांकन तारांकन। एल्ड्रांथिया साम्राज्य में एक राक्षसी जानवर की विशाल खोपड़ी के ऊपर बने लाल महल के भीतर लगभग 3 मीटर लंबा एक आदमी अपनी आंखें खोलता है। उस आदमी का शरीर बहुत बड़ा, मानव जैसा था, लेकिन उसकी त्वचा बैंगनी भूरे रंग की थी। उसका चेहरा एक सामान्य इंसान के चेहरे से लगभग 3 गुना बड़ा था और उसके कान, हाथी की याद दिलाते हुए, भूरे मांस के ढेर की तरह उसकी गर्दन तक नीचे की ओर झुके हुए थे। उस आदमी के सामने लगभग 10 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा एक पोर्टल मंद रूप से चमक रहा था। पोर्टल एक वेदी के ऊपर स्थित था और सैकड़ों क्रिस्टल से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भरी हुई थी। जब सम्राट वेलगोथ ने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके चेहरे पर एक आश्चर्य की झलक दिखाई दी और एक पल के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो दिया। उनका आभामंडल एक शुरुआती स्तर के रैंक 5 कोर एवॉल्वर की तरह उभरा, जिसने पूरे महल को हिला दिया। आखिरकार यहाँ है, उसने कांपती आवाज में कहा, जिससे ये बताना मुश्किल हो गया कि वह हैरान था या खुश। हम इस दुनिया में कितने सालों से फंसे हुए हैं, कौन जानता है। मैंने बहुत पहले ही ओरिजिन यूनिवर्स में लौटने की उम्मीद खो दी थी, लेकिन वह महत्वपूर्ण क्षण में दिखाई दिया, ठीक उसी समय जब हम यहाँ से भागने का हताश प्रयास करने वाले थे। सम्राट वेलगोथ अपने सिंहासन से उठे और उस कक्ष से गायब हो गए जहाँ विश्वमार्ग स्थित था। एक पल में वे एक अलग कमरे में फिर से प्रकट हुए, जिसमें एक और वेदी थी। हालांकि ये वेदी उस वेदी से कहीं अधिक जटिल थी जहां विश्वमार्ग था। सम्राट वेलगोथ वेदी के पास पहुंचे, लेकिन अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर एक शिकन बन गई। क्या उनसे संपर्क करने का ये सही समय है? उन्होंने बुदबुदाया। उनके चेहरे पर झिझक का भाव था। उन्होंने उन लोगों की क्रूर प्रकृति पर विचार किया जिनसे वे संपर्क करने के बारे में सोच रहे थे, और अनन्य के एक पल के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और वेदी से दूर चले गए। बस मामले में मुझे उनसे संपर्क करने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूं, सम्राट वेलगोथ ने कमरे से गायब होने से पहले खुद से कहा। वे उस कक्ष में फिर से प्रकट हुए जहां विश्वमार्ग स्थित था और अंदर चले गए। लगभग 1 मिनट के बाद वे एक दीवार के सामने रुके और अपनी हथेली को उस पर दबाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दीवार पर रून दिखाई दिए और अचानक दीवार खुल गई, जिससे एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। सम्राट वेलगोथ अंदर चले गए और उनके पीछे रास्ता बंद हो गया। कमरे में प्रवेश करने पर उन्होंने लगभग 5 मीटर ऊंचा पत्थर का स्मारक देखा, जो मंद मंद चमक रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह स्मारक के पास गया, एक तलवार निकाली और अपनी हथेली काट ली, जिससे पत्थर पर थोड़ा खून टपकने लगा। जैसे ही खून ने स्मारक को छुआ, उसमें से एक अजीब आभा निकलने लगी और पूरे कमरे में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव भर गया। सम्राट वेलगोथ ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि आध्यात्मिक दबाव ने उन्हें घेर लिया और स्मारक से कुछ कदम पीछे हट गए। वाह! अचानक स्मारक से सफेद रोशनी का एक विस्फोट हुआ और एक आदमी की भ्रामक आकृति, जो सम्राट वेलगोथ से कुछ मिलती जुलती थी, उसके ऊपर दिखाई दी। आकृति को देखकर सम्राट वेलगोथ ने गहराई से झुककर सम्मानपूर्ण स्वर में कहा। अध्याय 1138 प्यादे। पिताजी। स्मारक से उभरी हुई मायावी आकृति को देखकर सम्राट वेलगोथ ने सिर झुकाया। मायावी आकृति ने सम्राट वेलगोथ की बात सुनकर अपनी आंखें खोली और बिना कुछ कहे उनकी ओर देखा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद आकृति ने आह भरी और पूछा, क्या वह आखिरकार प्रकट हो गया है? सम्राट वेलगोथ वोथारियन के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर हिलाया। वेलगोथ को सिर हिलाते हुए देखकर वोथारियन ने एक बार फिर आह भरी। क्या आपने उनसे संपर्क किया? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। सम्राट वेलगोथ ने वोथारियन का प्रश्न सुनकर अपना सिर हिलाया और अपनी हथेली को फैलाया, जिससे इवान की छवि हवा में ही संघनित हो गई। उनसे संपर्क करने से पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, यही कारण है कि मैं आपको खोजने आया हूं। वोथारियन ने सम्राट वेलगोथ द्वारा बनाई गई छवि को देखा, और इसे देखने के बाद, हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये वास्तव में वह है, उसने धीमी आवाज में कहा, फिर गंभीरता से पूछा। मुझे सब कुछ बताओ जो हुआ। सम्राट वेलगोथ ने इवान की छवि को फैलाया और इवान के अज़रागोथ दुनिया में आने के बाद से जो कुछ भी हुआ था, उसे फिर से बताया। जब सम्राट वेलगोथ ने काले राक्षसों का उल्लेख किया, तो वोथारियन की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी, जैसे कि उसे कुछ भयानक याद आ गया हो, और उसका शरीर कांप उठा।
सम्राट वेलगोथ ने उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। जब उसने सब कुछ बताना समाप्त किया तो वोथारियन ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। यह अच्छा है कि आपने उसे नहीं मारा या उसकी सफलता के दौरान उसे बाधित नहीं किया। हम अभी भी नहीं जानते कि वे उसे जीवित चाहते हैं या मृत। अगर उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ होता तो वे लोग आपको नहीं छोड़ते। सम्राट वेलगोथ ने वोथारियन के शब्द सुनकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन अंत में उन्होंने आह भरी और उनकी आंखों में एक असहाय भाव चमक उठा। मुझे आगे क्या करना चाहिए? उन्होंने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा। उस आदमी के प्रकट होने का इंतजार करने के लिए हमें अराजक क्षेत्र में निर्वासित हुए सैकड़ों हजार साल हो चुके हैं। अब जब वह आखिरकार प्रकट हो गया है तो हमें उन्हें सूचित करना चाहिए। लेकिन वोथारियन ने आगे बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए विराम लिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि वे अभी भी हमें याद करते हैं या नहीं। अगर वे हमारे बारे में भूल गए हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सम्राट वेलगोथ ने यह सुनकर भौहें सिकुड़ी और धीमी आवाज में पूछा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है न? हमारे पास अभी भी एक वेदी है जो अराजक क्षेत्र के हस्तक्षेप को अनदेखा कर सकती है, इसलिए उनसे संपर्क करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वेलगोथ की बात सुनकर वोथारियन चुप हो गया और उसके चेहरे पर झिझक की एक झलक दिखाई दी। झिझक देखकर वेलगोथ का दिल बैठ गया और उसके ऊपर एक पूर्वाभास की भावना छा गई। वेलगोथ की बदसूरत अभिव्यक्ति देखकर वोथारियन ने आह भरी पत्थर के स्मारक को देखा और धीमी आवाज में बोला, आप जानते हैं कि जब हमारे शाही परिवार के किसी भी सदस्य का जीवनकाल समाप्त हो जाता है तो वे अपनी आत्मा को आत्मा स्मारक में सील कर देते हैं, है न? सम्राट वेलगोथ ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया क्योंकि वह पहले से ही इस बात से अवगत थे। वेलगोथ को सिर हिलाते हुए देखकर वोथारियन ने आगे कहा, हालांकि यह सच है कि हम अपनी आत्मा को आत्मा स्मृति चिन्ह में सील कर सकते हैं और अपने जीवनकाल के समाप्त होने के बाद भी जीवित रह सकते हैं, ये स्मृति चिन्ह उतना चमत्कारी नहीं है जितना लगता है, उसने कहा और कुछ देर के लिए रुका। जब मैंने अपनी आत्मा को स्मृति चिन्ह में बंद कर दिया तो मैंने पाया कि यह एक समय में केवल एक आत्मा को ही सहारा दे सकता है। तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब है न? वोथारियन के शब्द सुनकर सम्राट वेलगोथ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव आ गया। चूंकि यह एक समय में केवल एक आत्मा को बनाए रख सकता है और तुम यहाँ हो, तो क्या इसका मतलब दादाजी और अन्य हैं? सम्राट वेलगोथ ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन वोथारियन को पता था कि वह क्या पूछना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाया। हाँ, जब मैंने अपनी आत्मा को इसमें बंद किया था तो केवल तुम्हारे दादाजी की आत्मा अंदर थी, और जिस क्षण मुझे बंद किया गया वह गायब हो गई। ये सुनकर सम्राट वेलगोथ ने ठंडी सांस ली, लेकिन वोथारियन ने अपनी बात पूरी नहीं की। जब पिता की आत्मा गायब हो गई तो मुझे उनकी सभी यादें विरासत में मिल गई थीं, जिनमें हमारे पूर्वजों की यादें भी शामिल थीं, जिन्होंने मुझसे पहले आत्मा स्मृति चिन्ह में खुद को बंद कर लिया था। उन यादों में से एक में मैंने देखा कि हजारों साल पहले तुम्हारे परदादा ने एल्ड्रिच हॉरस के कारण उत्पन्न संकट के दौरान उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मिला, पक्ष ने जवाब दिया। सम्राट वेलगोथ का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया जब उसने ये सुना, और वह भारी सांस लेने लगा। अगर वे हमें जवाब भी नहीं देते तो हमें पहले स्थान पर अराजक क्षेत्र में क्यों निर्वासित किया गया था? उसने दांत पीसते हुए पूछा। वोथारियन ने जब वेलगोथ को सुना तो एक आत्मा मजाक वाली मुस्कान दी और कड़वे स्वर में बोला, उन लोगों की नज़र में हम किसी भी समय त्याग दिए जाने वाले मोहरे हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें इस बात की परवाह है कि हमारे साथ क्या होता है? क्रैक! सम्राट वेलगोथ ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उनमें से क्रैकिंग की आवाज आई और उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। एक पल के बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से उदासीन थी और उसने वोथारियन की ओर सिर हिलाया। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है, उसने कहा और जाने के लिए मुड़ा। जब वोथारियन ने वेलगोथ के हाव भाव देखे तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उसने धीमी आवाज में कहा, कम से कम तुम मेरी तरह मूर्ख तो नहीं हो जो अपना पूरा जीवन कुछ न करते हुए बर्बाद कर रहा था। सम्राट वेलगोथ ने वोथारियन की बात सुनकर कुछ देर के लिए रुक गए, लेकिन जल्द ही कमरे से बाहर निकलते हुए चलना जारी रखा। जैसे ही सम्राट वेलगोथ चले गए, सोल मेमेंटो चमक उठा और वोथारियन का भ्रमकारी शरीर वापस उसके अंदर डूब गया। छिपे हुए कमरे के बाहर सम्राट वेलगोथ अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ खड़े थे, उनकी आंखों में परस्पर विरोधी भावनाएं चमक रही थीं। वहां 1 मिनट से ज्यादा समय तक खड़े रहने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और चले गए। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने विश्वमार्ग पर नजर डाली जो वेदी पर चमक रहा था, लेकिन रुका नहीं और जल्द ही गायब हो गया। दूसरे कमरे में जहां दूसरी वेदी स्थित थी, वेलगोथ फिर से प्रकट हुए और अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ उसे देखा। बिना कुछ कहे उसने अपना विश्वसार वेदी में डाल दिया और वह पागलों की तरह चमकने लगी। अध्याय 1139 इस ग्रह के साथ कुछ गड़बड़ है। भागो!
कुतिया भागो, अपनी जान बचाने के लिए भागो, हा 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 हा। तुम पागल हो, मुझे अभी बचा लो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी, वैलेरी ने डर के मारे चिल्लाते हुए भागते हुए कहा, जबकि उसका पीछा 4 मीटर लंबा भेड़िया कर रहा था। भेड़िया हल्के नीले रंग के फर से ढका हुआ था और उसके चारों ओर शुरुआती स्तर के रैंक 3 कोर राक्षस की आभा थी। एक सुनहरी रोशनी ने भागते हुए भेड़िए को ढक लिया, जिससे उसकी गति इतनी धीमी हो गई कि वैलेरी, जो एक जोड़ रैंक हंटर थी, मुश्किल से उससे आगे निकल पाए। एलिसिया ने वैलेरी और भेड़िए का पीछा करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ आराम से आसमान में ऊंची उड़ान भरी। वैलेरी को एक शक्तिशाली शुरुआती स्तर के रैंक 3 राक्षस द्वारा पीछा किए जाने के दौरान पूरे ग्रह पर दौड़ाने के बाद उसने आखिरकार उस डर पर काबू पा लिया जो वीडियो गेम में वैलेरी से बार बार हारने के बाद उसके दिल में गहरी जड़ें जमा चुका था। साथ ही चूंकि वह अब रैंक 4 कोर इवॉल्वर थी और उसे एलिस्टरिया से जुड़ी अपनी यादें वापस मिल गई थी, इसलिए उसका व्यक्तित्व बदलने लगा था। विनम्र शब्दों में कहें तो अब उसके दिमाग में कुछ पेंच ढीले हो गए थे। गंभीर शब्दों में कहें तो वह एक मनोरोगी बन गई थी। तुम किस बारे में चिल्ला रही हो कुतिया? क्या तुम कुछ दिन पहले घमंडी नहीं बन रही थी? रानी और किसान, हो अब भागो जब तक तुम्हारे पैर जवाब न दे दें। एलिसिया पागलों की तरह हंसी और वैलेरी के ऊपर से उड़ी। तुम कुतिया हो, तुम्हारा पूरा परिवार कुतियाओं से भरा है, तुम पागल हो, अब मुझे बचाओ। वैलेरी ने ऐसे कोसा जैसे कि कल नहीं था और ऊपर से उछली, एलिसिया के पैर को पकड़ने की कोशिश की क्योंकि वह उसके ऊपर से उड़ रही थी। एलिसिया ने वैलेरी को कूदते हुए देखा तो मुस्कुराए और तुरंत नजरों से ओझल हो गई। तुम्हारी माँ, वैलेरी ने फिर से कोसा जब एलिसिया गायब हो गई और बचने के लिए अपनी बेताब दौड़ जारी रखी। अरे वह कमीना कहाँ है? उसने मुझे इस पागल के साथ क्यों छोड़ दिया? वह रोती हुई आवाज में चिल्लाई। भागते हुए पीछे की ओर देखा तो उसे भेड़िए का उग्र चेहरा दिखाई दिया, जिसके मुंह में लार भरी हुई थी। जोडा घटनास्थल से बहुत दूर खड़ा था, समय समय पर कांपते हुए सब कुछ देख रहा था। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया, महिलाएं डरावनी होती हैं। सबसे पहले ये वैलेरी थी जिसने उसे बार बार खेलों में हराकर उसके दिल में एक काली छाया छोड़ दी थी। अब एलिसिया को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह वैलेरी से भी ज्यादा खतरनाक थी। यह अच्छा है कि मैं पहले ही मर चुका हूं और मुझे शादी करने की चिंता नहीं करनी है, वरना, उसने खुद से कहा, एक डरे हुए खरगोश की तरह कांपते हुए। साथ ही उसे इवान के प्रति बहुत आभार महसूस हुआ कि उसने उसे मार डाला और उसे महिलाओं के सांसारिक जाल से बचाया। बस उस परिदृश्य के बारे में सोचते हुए जहां वह इवान के हाथों नहीं मरा था और किसी तरह शादी कर ली थी, उसका काला चेहरा पीला पड़ गया। जब जोडा अपने विचारों में खोया हुआ था तो वैलेरी का पीछा कर रहे भेड़िए से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे उसका चेहरा बदल गया। अच्छा नहीं, जोडा कुछ करने ही वाला था कि उसे शक्तिशाली आभा महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वूश, शुद्ध प्रकाश ऊर्जा से बना एक सुनहरा भला आकाश से दैवीय दंड की तरह नीचे गिरा, जो एक पल में भेड़िए के सिर के ठीक ऊपर दिखाई दिया। चीख! मौत के खतरे को भांपते हुए भेड़िया गुस्से में चीखा और अपने सामने एक मोटी बर्फ की दीवार बना ली। लेकिन प्रकाश के भाले ने तुरंत बर्फ की दीवार को नष्ट कर दिया और इससे पहले कि भेड़िया कुछ और कर पाता, भाले की तीखी नोक उसके सिर में घुस गई और उसके मस्तिष्क को एक पल में नष्ट कर दिया। वैलेरी उस शक्तिशाली आभा से चकित रह गया जो कुछ क्षण पहले भेड़िए से निकली थी, बर्फ के पहाड़ की दीवार से टकराकर खून से लथपथ नाक के साथ नीचे फिसल गई। एलिसिया तुरंत मरते हुए भेड़िए के ऊपर दिखाई दी और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जोडा भी एलिसिया के पास दिखाई दिया, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही गंभीर थी। वह शुरुआती स्तर के रैंक 4 की आभा थी, है ना? उसने गंभीर स्वर में एलिसिया से पूछा। एलिसिया ने सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई यहाँ अपना प्रक्षेपण भेजने की कोशिश कर रहा था ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक विफलताओं के बाद उन्हें पहले ही एहसास हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। उसने हमें नोटिस नहीं किया, है ना? चिंता मत करो। जोडा की चिंता पर एलिसिया ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे मार डाला इससे पहले कि वह आदमी सफलतापूर्वक अपना प्रक्षेपण यहाँ भेज पाता। एलिसिया वैलेरी की ओर चली गई, जिसके सिर के ऊपर तारे तैर रहे थे और उसके हाथ की एक लहर से एक सुनहरी रोशनी ने उसे ढक लिया, जिससे उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। होश में आने के बाद वैलेरी ने एलिसिया को नाराजगी से देखा, लेकिन एलिसिया को इसकी परवाह नहीं थी और वैलेरी के कुछ कहने से पहले उसने उसे सुनहरी रोशनी में लपेट लिया और उसे वापस बेस सिटी 5 में ले गई, जहां वे रह रहे थे। शहर में लौटने के बाद एलिसिया ने आसमान की ओर देखा, उसका माथा गहरा सिकुड़ा हुआ था। इस ग्रह में कुछ गड़बड़ है, जोडा एलिसिया के बगल में दिखाई दिया और धीमी आवाज में बोला। एलिसिया उसके शब्दों पर चुप रही, क्योंकि उसे बहुत पहले ही समस्या का आभास हो गया था। मैंने जो यादें वापस पाई हैं उनसे एलिस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली प्राणियों के लिए भी दुनिया की बाधाओं को तोड़ना और निचले स्तर की दुनिया में उतरना अविश्वसनीय रूप से कठिन है।
लेकिन किसी कारण से विंटर क्लॉ आसानी से रैंक 3 कोर इवॉल्वर को यहाँ भेज सकता है, जो बहुत अजीब है। एलिसिया ने खुद से सोचा, रैंक 4 कोर इवॉल्वर की आभा को याद करते हुए जिसे उसने पहले भेड़िए से महसूस किया था। आमतौर पर उस स्तर के प्रेत को उसकी उच्च शक्ति के कारण दुनिया के नियमों द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैंने उस भेड़िए को नहीं मारा होता तो मुझे यकीन है कि प्रक्षेपण आसानी से प्रकट हो जाता। पोर्टल से बाहर आने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर यह जारी रहा तो रैंक 4 कोर इवॉल्वर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जोडा ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि उसने यूटोपिया से जुड़े पोर्टलों का निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया था। जोडा के शब्दों पर एलिसिया की भौहें गहरी हो गईं। हालांकि उसे पोर्टल से निकलने वालों से डर नहीं था, लेकिन वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि उच्च स्तरीय कोर इवॉल्वर पृथ्वी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हालात और खराब हुए तो मुझे उस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। एलिसिया ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसके सामने आसमान तक पहुंचते एक विशाल पेड़ की छवि दिखाई दी। अध्याय 1140 शून्यता और शून्यजन्य आह्वान भाग 1। इवान ने अपनी आंखों के सामने चमकती सूचनाओं को देखा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। आपका आदिम सम्राट कोर रैंक 3 तक पहुंच गया है। आपको निष्क्रिय अधिकार मिला है, शून्य हेरफेर। आपको शून्य कौशल मिला है, शून्य आंखें। आपको शून्य कौशल मिला है, घटना क्षितिज। आपका डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन पूरी तरह से जागृत हो रहा है। सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। ब्लडलाइन जागृति विफल। आपका शासक का अधिकार शून्य की वैचारिक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर रहा है। शून्य की वैचारिक ऊर्जा को शून्यता की वैचारिक ऊर्जा में विकसित किया जा सकता है। शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। शून्य की वैचारिक ऊर्जा को शून्यता की वैचारिक ऊर्जा में विकसित करने के लिए अपने शासक के अधिकार को पूरी तरह से अनलॉक करें। आपके शासक के अधिकार के प्रभाव के कारण आपको अद्वितीय शून्य कौशल मिला है, शून्य जन्म आह्वान। इवान ने चौंकते हुए भाव से नोटिफिकेशन को देखा, खासकर अपने ब्लडलाइन और शासक का अधिकार। मैंने अपने वंश का एक हिस्सा तब जगाया था जब मैं अरोरा वर्ल्ड में रैंक शिकारी था, लेकिन रैंक 3 कोर इवॉल्वर बनने के बाद भी मैं इसे पूरी तरह से जगा नहीं सकता। उसने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ बड़बड़ाया, क्योंकि उसने संदेश को देखा जो दर्शाता था कि उसके वंश को जगाने की शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। कम से कम मुझे बताएं कि शर्तें क्या हैं ताकि मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर सकूं। उसने अपना ध्यान अगली अधिसूचना पर लगाने से पहले अपने सिर को हिलाते हुए कहा। शून्यता की वैचारिक ऊर्जा, हो, इवान ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। दुनिया में कई प्रकार की वैचारिक ऊर्जाएं हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोग अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जैसे बुनियादी तत्वों की वैचारिक ऊर्जा को समझते हैं। ये वैचारिक ऊर्जा के सबसे बुनियादी रूप हैं, लेकिन जब अंतरिक्ष, समय और शून्य जैसे उच्च स्तरीय तत्वों की तुलना की जाती है तो उनकी शक्ति बहुत कमजोर होती है। बेशक, भले ही उनकी शक्ति उच्च स्तरीय वैचारिक ऊर्जाओं की तुलना में थोड़ी कमजोर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उनके बराबर नहीं हो सकते। अगर कोई इन तत्वों को उनकी चरम सीमा तक समझ लेता है तो वे परम तत्वों में विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अग्नि की वैचारिक ऊर्जा परम अग्नि में विकसित हो सकती है जो अंतरिक्ष और समय को भी जला सकती है। इसी तरह शून्य ऊर्जा शून्यता की वैचारिक ऊर्जा में विकसित हो सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद कठिन है। शून्यता पहले से ही उच्च स्तरीय ऊर्जा है और शून्यता की वैचारिक ऊर्जा मृत्यु, जीवन और आत्मा की वैचारिक ऊर्जाओं के बराबर या उससे भी अधिक है, जो छाया ऊर्जा का आधार बनती हैं। इसलिए ये देखना कि वह अपने शासक के अधिकार को अनलॉक करके शून्यता की वैचारिक ऊर्जा में अपनी शून्यता को विकसित कर सकता है, इवान के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। आखिर यह शासक का अधिकार क्या है? उसने सोच में अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए बुदबुदाया। अभी के लिए, ये जानने के अलावा कि उसका शासक का अधिकार उसकी सहनशक्ति को दोगुना कर देता है, उसे इसके बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं पता था। जब वह ड्रेड्स की बंद दुनिया में था तो उसने अनास्तासिया से भी इसके बारे में पूछा, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि शून्यता की अपनी वैचारिक ऊर्जा को विकसित करने के लिए मुझे अपने शासक के अधिकार को अनलॉक करने की आवश्यकता है। मेरे वंश के विपरीत, जहां मुझे कोई सुराग नहीं है कि कैसे शुरू करना है, उसने आह भरी और अपना ध्यान शेष सूचनाओं पर स्थानांतरित कर दिया। उसका निष्क्रिय अधिकार, शून्य हेरफेर, अपेक्षाकृत सरल था। यह अधिकार शून्य तत्व के साथ उसकी आत्मीयता को बहुत बढ़ाता है, जिससे वह इसे अधिक आसानी से हेरफेर कर सकता है। इस अधिकार की शक्ति शून्य ऊर्जा की उसकी समझ के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और एक बार जब वह अपना लॉ सील बना लेता है और रैंक 4 तक पहुंच जाता है तो ये शून्य कानून हेरफेर में विकसित हो जाएगा, जिससे उसे शून्य कानून पर नियंत्रण मिल जाएगा। शून्य आंखें कौशल भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, और यह शून्य आंखों के कौशल के कारण उभरा था जिसे उसने पहले ही समझ लिया था। शून्य आंखों के 3 शक्तिशाली प्रभाव थे जिनमें से सभी दुश्मनों को चौंका सकते थे। शून्य आंखें। 1.
पहला प्रभाव भूले हुए की निगाह, लक्ष्य के साथ आंखें मिलाकर और शून्य ऊर्जा का उपयोग करके उपयोगकर्ता लक्ष्य की स्मृति से उनके अस्तित्व को मिटा सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे लक्ष्य के दिमाग में कभी मौजूद ही नहीं थे। शून्य आंखों के प्रभाव में लक्ष्य पूरी तरह से जादूगर की उपस्थिति और उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत को भूल जाता है। दूसरा प्रभाव शून्य निगाह सक्रिय होने पर जादूगर की पुतलियां अथाह काले शून्य में फैल जाती हैं। इन आंखों में देखने से आसपास के लोगों की ऊर्जा, इच्छाशक्ति और शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है और उनका सार जादूगर में समा जाता है। कोई भी प्राणी जो जादूगर से आंख मिलाता है, उसकी जीवन शक्ति और जादुई शक्ति तेजी से कम होती जाती है, जिससे वह कमजोर हो जाता है जबकि जादूगर मजबूत होता जाता है। तीसरा प्रभाव विस्मरण आंखें सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता की पुतलियां शून्य जैसे ब्लैक होल जैसी विलक्षणताएं बन जाती हैं। जब जादूगर किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपनी नज़र केंद्रित करता है तो उस लक्ष्य का एक हिस्सा अस्तित्व से मिट जाता है, यादों से शुरू होकर अंततः उनके भौतिक रूप को मिटा देता है। शून्य ऊर्जा धीरे धीरे लक्ष्य की पहचान, यादों और अंततः उनके शरीर को मिटा देती है। शुरुआत में वे छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, लेकिन विस्मृति आंखों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से पूरी तरह से मिट जाते हैं। तारांकन नोट, गेज ऑफ फॉरगॉटन और ऑब्लिवियन आइज नथिंगनेस की अवधारणा के आधार पर काम करते हैं। कॉन्सेप्चुअल एनर्जी ऑफ नथिंगनेस की उचित समझ के बिना इसका उपयोग करने से कलाकार को नुकसान हो सकता है। तारांकन, इवान को रैंक 3 पर पहुंचने पर पहले से ही नल आइस के बारे में कुछ जानकारी मिल गई थी, लेकिन अब पूरा विवरण देखकर वह ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया, खासकर तीसरे प्रभाव ऑब्लिवियन आइस को देखने के बाद। अरे, ये नल आइस पूरी तरह से टूट गई हैं, उसने खुद से कहा। उत्तेजना से उसका खून खौल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अंत में नोट देखा, वह जल्दी से शांत हो गया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं इस कौशल का लापरवाही से उपयोग नहीं कर सकता, खासकर ऑब्लिवियन आइस का। कौन जानता है कि अगर मैं इसे लापरवाही से उपयोग करता हूं तो मुझे किस तरह के दुष्प्रभाव भुगतने पड़ेंगे, उसने अगले कौशल के विवरण की ओर मुड़ने से पहले कहा। इवेंट होराइजन शुद्ध शून्य ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाता है जिसमें समय और स्थान विकृत हो जाते हैं। अंदर प्रकाश मुड़ जाता है, ध्वनि गायब हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण विकृत हो जाता है, जिससे गति और विचार सुस्त हो जाते हैं। अंदर फंसे दुश्मनों की जीवन शक्ति और ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसे धीरे धीरे जादूगर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।